स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे, एक्सक्रीशन। ठीक है, इससे पहले हमने स्टडी किया था न्यूट्रिशन, फिर देखा था हमने ट्रांसपोर्टेशन, फिर हमने देखा था रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये जो लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन, आज हम इसको कवर करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम जानेंगे एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। ठीक, देखिए एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है। हमारे बॉडी के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं, है ना। तो जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं ना, उसको बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस ही कहलाता है एक्सक्रीशन। सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, बल्कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सब के बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है, जिनकी नीड बॉडी को नहीं होती है, और ऐसे मटेरियल को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम एक्सक्रीशन को डिफाइन करना चाहें तो क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ waste material from the body of an organism is called excretion। ठीक है, तो सिंपल मीनिंग भाई एक्सक्रीशन का मतलब बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा होता है उसे बाहर निकालना होता है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, फिर हम डिटेल में जानेंगे ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक ही सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा। ठीक है, तो ये जो अमीबा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या है, ये तो एक ही सेल से बना हुआ है। ठीक, अब एक ही सेल से बना हुआ है तो इसके बॉडी के अंदर कुछ भी वेस्ट मटेरियल बन रहा होगा, ये इसी सेल मेम्ब्रेन के जरिए बाहर निकाल देता है। ठीक, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें अगर हम, तो इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के ही जरिए एक्सक्रीशन होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन। एक्सक्रेटरी ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जिसके जरिए वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके जरिए जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट क्या हो सकता है, तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो सकता है, वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनता है रेस्पिरेशन के दौरान, वो इसके लिए एक वेस्ट मटेरियल हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह हो गया। बट क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है आपका, वो भी बाहर निकलता है, वो भी वेस्ट मटेरियल है, वो भी बॉडी से बाहर निकलता है, बट उसे हम एक अलग नाम दे देते हैं, इरिगेशन प्रोसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म हम ले लेते हैं अर्थवॉर्म, है ना, अर्थवॉर्म नाम सुना होगा। ठीक है, अर्थवॉर्म, और आपका हो गया अर्थवॉर्म के अलावा लीच। ठीक है, ये सब जो होता है, ये जो अर्थवॉर्म होता है या लीच होता है ना, इनके बॉडी में ना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। ठीक है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल बनता है ना, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के जरिए बाहर निकलता है। ठीक, तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, उसको हम कहते हैं नेफ्रिडिया। ठीक है, नेफ्रिडिया। ठीक, तो ये जो नेफ्रिडिया है, यही क्या है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। नेफ्रिडिया इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन। नेफ्रिडिया इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन। किसमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है नेफ्रिडिया, अर्थवॉर्म में और लीच में।
इसके अलावा क्या है ना, अर्थवर्म का जो स्किन होता है ना, ये मॉइस्ट होता है, ठीक है, मॉइस्ट स्किन, ठीक है, इसके जरिए भी वेस्ट मटेरियल ये बाहर निकालता है ना, मॉइस्ट स्किन के जरिए, जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक, इस गैस को ये इसी मॉइस्ट स्किन के जरिए एक्सक्रीट करता है या बाहर निकालता है, ठीक। तो अगर हम बात करें अर्थवर्म क्या, तो मेनली गैस की अगर हम बात करें तो गैस तो ये मॉइस्ट स्किन से एक्सक्रीट कर देता है, और इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो नेफ्रिडिया के जरिए बाहर निकालता है, ठीक है। कभी कभी मॉइस्ट स्किन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इनटेक करने का भी मीडियम बन जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मॉइस्ट स्किन जो होता है इसका दो काम करता है, एक तो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, दूसरा रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन जरूरी होता है ना, वो भी वो इसी मॉइस्ट स्किन के जरिए अंदर लेता है। बट ऑक्सीजन को अंदर लेना एक्सक्रीशन का पार्ट नहीं है, मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सक्रीशन है वेस्ट मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के बाहर निकालना। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, ठीक। तो देखिए ह्यूमंस के अंदर जो मेन मटेरियल जिसे एक्सक्रीट करना होता है, जिसे बॉडी के बाहर निकालना होता है, ठीक है, वो है आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है यूरिया, ठीक, या यही चीज यूरिक एसिड भी होता है, यूरिक एसिड, ठीक। ये दो मेन वेस्ट मटेरियल है जो ह्यूमंस बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। यूरिया में क्या होता है कि नाइट्रोजन होता है, इसलिए इसे नाइट्रोजनस वेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट ये हार्मफुल मटेरियल्स हैं और इसे बॉडी से बाहर निकालना रहता है, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में किसके जरिए बाहर निकाला जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं लंग्स के जरिए, ठीक। तो लंग्स जो है ह्यूमन बॉडी का एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने वाला ऑर्गन है। तो एक तो लंग्स हमारा एक्सक्रेटरी ऑर्गन हो गया, ठीक है, और दूसरा जो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है जो कि यूरिया और यूरिक एसिड या कहें नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालता है, वो आपका है किडनी। कौन सा है, किडनी, ठीक। तो किडनी आपका मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, ये भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन है लंग्स। इसके अलावा ह्यूमन में ना स्किन, जो हमारा स्किन है ना, ये भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है। स्किन के भी जरिए बहुत सा मटेरियल बाहर निकलता है, जैसे कि कुछ साल्ट्स बाहर निकलता है, ठीक है, एक्सेस वाटर, ठीक है, एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा वाटर है, ये भी बाहर निकलता है, ठीक है। इसके बाद कुछ यूरिया स्किन के जरिए भी हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक। तो हमारा स्किन भी क्या हो गया, एक्सक्रेटरी ऑर्गन हो गया, लंग्स भी क्या हो गया, एक्सक्रेटरी ऑर्गन हो गया, और किडनी भी हमारा एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, ठीक। तो इन तीनों में से सबसे मेन हमारा कौन सा है, किडनी। लंग्स क्या है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। हमारा स्किन जो है साल्ट्स, एक्सेस वाटर, यूरिया, ये सब चीजों को, इन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। बट स्किन ये काम हमेशा नहीं करता। जैसे विंटर में चलाइए, विंटर में बहुत कम, ना के बराबर एक्सक्रीशन होता है। समर में आ जाइए तो देखिए बहुत ज्यादा एक्सक्रीशन होता है। तो इसका रोल है ना, कभी बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है। बट ये जो है ना मेन जो हमारा एक्सक्रेटरी ऑर्गन है किडनी, इसका रोल बहुत ज्यादा है और इसी से एसोसिएटेड चीजों को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम कि हमारा किडनी कैसे काम करता है, ठीक। तो स्टूडेंट्स, अब हम ह्यूमंस में एक्सक्रीशन को जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस डायग्राम में हम ओवरऑल फंक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है।
देखिए क्या है, ये एक आर्टरी है, ठीक है, जिसका कनेक्शन हार्ट से होता है, ठीक है। हार्ट जो है इसमें ब्लड सेंड करता है, ठीक, इसे हम कहते हैं रेनल आर्टरी, ठीक है, रेनल आर्टरी, ठीक। रेनल किडनी से कनेक्टेड ब्लड वेसल्स को हम रेनल कहते हैं, ना। रेनल का मतलब समझ लेना है कनेक्टेड टू किडनी, ठीक है। रेनल, सॉरी यहाँ पे आर लिखा गया था, रेनल, रेनल का मतलब कनेक्टेड टू किडनी। तो ये एक आर्टरी है, ठीक है, जिसे हम रेनल आर्टरी कहते हैं, और ये ना ब्लड को लाता है किडनी की तरफ। ये जो आप देख रहे हो, है ना, ये बीन शेप का ये किडनी है हमारा, ठीक है, बीन शेप, बीन शेप्ड किडनी है ये हमारा, ठीक। तो ये बीन शेप्ड किडनी है और ये वन पेयर होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारा बैकबोन होता है ना, पीछे वाला रीढ़ की हड्डी, है ना, उसमें एब्डोमेन है ना, हमारा जो एब्डोमेन होता है उसके पीछे बैकबोन के दोनों तरफ, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में होता है, ठीक। तो ये हमारा एक किडनी है, ये दूसरा किडनी है, ठीक। और ये रेनल आर्टरी क्या करता है, यहाँ पे ब्लड लाता है, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लड है ना, इसमें ब्लड के साथ साथ आपका वेस्ट मटेरियल भी है, ठीक है, इसमें वेस्ट मटेरियल है, यानी कि यूरिया या यूरिक एसिड उसमें प्रेजेंट है, ठीक। तो रेनल आर्टरी के जरिए, है ना, ब्लड और उसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे किडनी में एंटर करता है, ठीक। अब किडनी के अंदर क्या है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, अभी हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन। तो ये जो रेनल आर्टरी है उसके अंदर आकर के कई ब्रांच बनते हैं, ठीक, और हर ब्रांच एक नेफ्रॉन से कनेक्टेड होता है, ठीक। और वो जो डर्टी ब्लड है, डर्टी ब्लड कहने का मतलब ब्लड विथ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये ब्लड हमारे नेफ्रॉन तक पहुंचता है। अब नेफ्रॉन क्या करता है, उस ब्लड को क्लीन करता है। क्लीन करने का मतलब ये है कि ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिया और यूरिक एसिड है, उसको हटा देता है वो, ठीक। और जब ये यूरिया और यूरिक एसिड को हटा देता है तो यहाँ पे ब्लड दो पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है, ब्लड दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक पार्ट वो होता है जिसमें सिर्फ ब्लड होता है, ठीक है, और उसमें वेस्ट मटेरियल नहीं होता है। तो वो वाला पार्ट फिर कनेक्टेड होता है, देखिए, इस वाले पाइप से, देखिए ये वाला, इसको हम कहते हैं रेनल वेन, ठीक है, रेनल वेन, ठीक। तो रेनल वेन में अब क्या है, ब्लड आ जाता है, और ये जो ब्लड है वो कैसा है, क्लीन ब्लड है, ठीक है। क्लीन ब्लड कहने का मतलब है इस ब्लड में वेस्ट मटेरियल नहीं है। अब क्या नेफ्रॉन क्या करता है कि क्लीन ब्लड को भेज देता है रेनल वेन में, और रेनल वेन से फिर ये हमारे बॉडी में चला जाता है हार्ट की तरफ। और जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल ये अलग करता है, एक्स्ट्रा वाटर अलग करता है, ये सबको ये एक अलग पाइप के जरिए, है ना, भेज देता है यूरेटर की तरफ। देखिए ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये कहलाता है यूरेटर, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे भेज देता है एक ट्यूब के जरिए यूरेटर में भेज देता है, ठीक। अब ये यूरेटर क्या करता है, इस वेस्ट मटेरियल को, जिसमें कि वाटर भी है, असल में ये यूरिन होता है, क्या होता है, यूरिन। तो अब ये यूरेटर क्या करता है, यूरिन को लाता है, और ये यहां पर एक बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यूरिन ब्लैडर कहते हैं, यूरिन ब्लैडर, ठीक। तो यूरिन ब्लैडर में आकर के यूरिन जो है वो टेम्पोरली यहाँ पे स्टोर होता है ना। इसी तरह इस वाले किडनी में भी होता है, ठीक है। रेनल आर्टरी से डर्टी ब्लड एंटर करता है, अब ये डर्टी ब्लड नेफ्रॉन में जाता है, नेफ्रॉन उस ब्लड को दो पार्ट में बांट देता है। एक पार्ट जो होता है जिसमें क्लीन ब्लड होता है वो रेनल वेन के जरिए वापस बाहर आ जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल या डर्ट होता है जिसमें कि वाटर है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, ये सब चीज मिल करके जो मटेरियल बचता है जिसको हम यूरिन कहते हैं, वो यूरेटर के जरिए कहाँ आ जाता है, यूरिन ब्लैडर में। इसको यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं। अब यहां से क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से, है ना, एक पैसेज होता है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा एक मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है।
अब इस यूरेथ्रा के जरिए यूरिन जो है बॉडी में से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। ठीक, अब चलिए हम जानते हैं कि ये जो नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन ये किस तरीके से ब्लड को फिल्टर करता है, यानी ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को किस तरीके से हटाता है, आइए जानते हैं। नेफ्रॉन को ही कहा जाता है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन ही है। ठीक है, इसको हम एक्सक्रीटरी यूनिट भी कहते हैं ना, एक्सक्रीटरी यूनिट किसको, नेफ्रॉन को। असल में किडनी जो है ना, ये बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ एक यूनिफाइड पार्ट है। ठीक, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं और बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर के किडनी बनाता है। ठीक है, तो असल में जो रियल वर्क होता है ब्लड क्लीनिंग का वो नेफ्रॉन का ही होता है, इसीलिए नेफ्रॉन को है ना हम लोग एक्सक्रीटरी यूनिट कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, कई बार क्वेश्चन में एक वर्ड का फर्क होता है बट मीनिंग अलग अलग है ना। अगर पूछा जाए एक्सक्रीटरी यूनिट तो आपका आंसर होगा नेफ्रॉन। ठीक है, एक्सक्रीटरी यूनिट पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन। बट अगर पूछा जाए एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स किडनी। ठीक है ना, यहाँ पे वैसे ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक, अब क्या है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन में तो हमारा लंग्स भी आ जाता है, अभी पीछे बताया मैं आपको, स्किन भी आ जाता है, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारा किडनी होता है। चलिए तो हम देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और इसकी वर्किंग। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम यहाँ पे जो रियल फंक्शन होता है किडनी के नेफ्रॉन का उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेन्स, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें मेनली क्या क्या होता है, a pair of kidneys का एक पेयर होता है। उसके बाद क्या होता है, a pair of ureters। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस का, उसमें मेनली ये चार पार्ट होते हैं। ठीक है, अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में देखा था। ठीक, अब जो हमारा ये जो किडनी होता है, ठीक है, तो किडनी का जो मेन फंक्शनल पार्ट है वो क्या होता है ना, वो आपका होता है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेफ्रॉन की। ठीक, तो स्टूडेंट्स नेफ्रॉन देखिए क्या है, इस स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए। ठीक है, मैंने अभी इससे पीछे डायग्राम बनाया था, वापस जाके आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। ये जो है ये हमारा होता है रेनल आर्टरी। ठीक, रेनल आर्टरी। तो ये जो रेनल आर्टरी है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये डर्टी ब्लड को अपने साथ लाता है। डर्टी ब्लड कहने का मतलब ब्लड मिक्स्ड विथ यूरिक एसिड और यूरिया या अदर वेस्ट।
ठीक है, ये आता है, ठीक है, इसके जरिए, ठीक है, और ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे बट जाता है ना, बहुत सारे पतले पतले ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। तो ये जो रेनल आर्टरी है उसका एक ये ब्रांच है, तो ये आकर के बहुत पतले पतले जो है बट जाता है ब्रांचेज में, है ना, बहुत पतला पतला ब्लड वेसल्स में, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स का पूरा एक गुच्छा होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस क्या होता है? अ बॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक। अब जब ब्लड जो है इस ग्लोमेरुलस में आता है, तो ग्लोमेरुलस के जो वाल्स होते हैं ना, यानी कि जिस ब्लड कैपिलरी से बना होता है उसके वाल्स में पोर्स होते हैं, उस पोर के जरिए ब्लड का यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, ठीक। तो जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें देखिए क्या है, हमारा जो ब्लड है ना, इसमें देखिए क्या क्या होता है। इसमें होता है वाटर, ठीक है, इसमें होता है एमिनो एसिड, ठीक है, वाटर, एमिनो एसिड्स, साल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, उसके बाद ब्लड, ठीक है, और फिर यहां पे होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो अगर हम काउंट करना चाहें तो देखिए, ब्लड 1, ग्लूकोज 2, वाटर 3, एमिनो एसिड 4, साल्ट्स 5, यूरिया 6, यूरिया यूरिक एसिड एक ही चीज है, ठीक है। ये 6 चीजें मेनली हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो जब डर्टी ब्लड ग्लोमेरुलस के जरिए होकर के गुजरता है, तो अब जब ये यहां से पास हो जाता है ना, तो अब यहां सिर्फ बचता है हमारा ब्लड बचता है और प्रोटीन्स बचता है, ठीक है, प्रोटीन्स बचता है। यानी ब्लड में एक और चीज होता है बच्चों, प्रोटीन्स, ठीक। तो अब क्या है कि सिर्फ 2 ही चीज बचता है, बाकी चीज कहां जाता है? बाकी चीज इस ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के देखिए यहां चला आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कप के जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, ठीक। ये कप के जैसे स्ट्रक्चर पे चला आता है, ठीक। तो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन के बाद बोमेंस कैप्सूल में जो मटेरियल आता है ना, हम उसे बोलेंगे इनिशियल फिल्ट्रेट, इनिशियल फिल्ट्रेट, ठीक। अब इस इनिशियल फिल्ट्रेट में क्या क्या मौजूद है? देखिए, ब्लड में से जो ब्लड है और प्रोटीन है वो तो इस वाले पाइप में, इस वाले ब्लड कैपिलरी में चला आया है, और ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर अब क्या क्या बच गया? वहां पे बच गया स्टूडेंट्स ग्लूकोज, ठीक है, और क्या बच गया? एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड बच गया, और क्या बच गया? साल्ट्स, ठीक है, और क्या बच गया? यूरिया, और उसके बाद क्या होता है? यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है, ये सब चीजें इसमें मौजूद है, और क्या है? वाटर, ठीक। ये सब चीजें इस फिल्ट्रेट में चली आती है। अब ये जो बोमेंस कैप्सूल है ये कनेक्टेड होता है एक ट्यूब से, देखिए इस तरह का एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से। वैसे वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, हमने बहुत सिंपल डायग्राम यहाँ पे लिया है, ठीक। तो अब ये फिल्ट्रेट ना पास होने लगता है इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को, जिसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल, ठीक है, क्या कहते हैं इसे? ट्यूब्यूल। तो ये जो बोमेंस कैप्सूल है और ये ट्यूब्यूल है, ये दोनों ही मिलकर कहलाता है नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल। बस ये 2 चीजों से ही हमारा नेफ्रॉन बना होता है, ठीक। अब जो फिल्ट्रेट है वो इस ट्यूब्यूल से पास होने लगता है, और इस ट्यूब्यूल के किनारे किनारे ना ब्लड कैपिलरी लिपटा हुआ रहता है ना, इसको सराउंड करके रखता है, यानी इसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। कौन सा चीज लिपटा हुआ होता है इसके चारों तरफ? ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज। अब ये ब्लड कैपिलरीज क्यों लिपटा हुआ होता है? क्योंकि जो हमारा इनिशियल फिल्ट्रेट होता है, जो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन के बाद बोमेंस कैप्सूल में चला आता है, इसमें अब भी
बहुत सारा यूजफुल चीज रह जाता है। क्या क्या? ग्लूकोज रह जाता है, एमिनो एसिड रह जाता है और कुछ साल्ट्स, ठीक है, ये सब चीजें, और वाटर इस ट्यूब्यूल में रह जाता है, ठीक, यानी कि इस फिल्ट्रेट में रह जाता है, इस फिल्ट्रेट से ट्यूब्यूल में चला आता है। तो ये जो हमारा ब्लड कैपिलरी है ना, इसको रीअब्सॉर्ब कर लेता है, यानी इस फिल्ट्रेट में जो ये चीजें मौजूद थी, इसमें से जो यूजफुल चीज है वापस ये ब्लड कैपिलरी एब्जॉर्ब कर लेता है ना। इसके चारों तरफ ये जो लिपटा हुआ है ये रीअब्सॉर्ब कर लेता है ना। ये किस चीजों को रीअब्सॉर्ब करता है? रीअब्सॉर्ब्स जो यूजफुल मटेरियल्स है। यूजफुल कहने का मतलब है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के एब्जॉर्ब कर लिया। और कौन सा चीज है? एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड्स को रीअब्सॉर्ब कर लेता है। और कौन सा चीज को? साल्ट्स, सम साल्ट्स, बहुत सारे नहीं, कुछ सम साल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और कुछ वाटर, सम वाटर, थोड़ा पानी को भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब इसमें से है ना जो चीज एब्जॉर्ब हो गया, उसके अलावा भी यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है? उसके अलावा भी यहाँ पे बचा हुआ है वो है आपका एक्सेस वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर है ना, एक्सेस वाटर बचा हुआ है, और यूरिया या यूरिक एसिड बचा हुआ है ना, और भी कुछ हार्मफुल सब्सटेंस या कहें अननेसेसरी सब्सटेंस, जैसे उसमें कुछ आयंस भी होता है ना, अननेसेसरी सब्सटेंस, ये चीजें बची रह जाती है। किसमें बची रह जाती है? ट्यूब्यूल में, ठीक है। अब ये जो चीजें बची रह गई ट्यूब्यूल में, असल में यही यूरिन है ना, यही क्या है? यूरिन है। तो अब ब्लड दो पार्ट में बट गया, कुछ पार्ट ट्यूब्यूल में रह गया, ट्यूब्यूल में जो रह गया वो यूरिन है, और ये जो ब्लड कैपिलरीज ने अब्सॉर्ब कर लिया है ना, ये आपका क्लीन ब्लड हो गया। कैसा ब्लड हो गया? क्लीन ब्लड। और क्लीन ब्लड जो है वापस चला जाता है रेनल वेन में, ठीक है। रेनल वेन में क्या चला जाता है? क्लीन ब्लड। क्लीन ब्लड कहने का मतलब है ब्लड विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट या विदाउट यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब क्या है? ये ट्यूब्यूल जो है अब कनेक्टेड होता है किससे? यूरेटर से। देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है? यूरेटर, ठीक। अब देखिए यूरेटर में यहाँ पे एक और ब्रांच है, इसी तरह दूसरा किडनी होगा, दूसरा नेफ्रॉन होगा, दूसरे नेफ्रॉन में भी फिल्ट्रेशन होता होगा और उसका ट्यूब्यूल यहाँ से कनेक्टेड होगा। इस तरह से यूरेटर में बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं और वो सारा यूरिन को कलेक्ट करता है, कौन? यूरेटर, और ले जाकर के जमा कर देता है किसमें? यूरिन ब्लैडर में, ठीक। और यूरिन ब्लैडर में से वो पास आउट हो जाता है यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर। तो इस तरीके से नेफ्रॉन जो है वो काम करता है, ठीक है। मैं एक बार समराइज कर देता हूं सिंपल में। रेनल आर्टरी क्या करता है? डर्टी ब्लड, मतलब ब्लड विथ नाइट्रोजनस वेस्ट या ब्लड विथ यूरिया, ये हमारे किडनी में एंटर करता है। अब रेनल आर्टरी के कई ब्रांच होते हैं, हर ब्रांच जाकर के एक नेफ्रॉन से कनेक्टेड होता है। हमारे पूरे किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। कितने? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक। तो ये जो आर्टरी के ब्रांच है वो कई पतले पतले ब्रांच में बट जाता है, हर ब्रांच एक नेफ्रॉन से कनेक्टेड होता है। नेफ्रॉन दो चीजों से बना होता है, बोमन्स कैप्सूल से और ट्यूब्यूल से। अब जब ये रेनल आर्टरी का ब्रांच बहुत पतले पतले कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है और कैपिलरीज का एक पूरा बाउल जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है वो ग्लोमेरुलस कहलाता है। असल में ग्लोमेरुलस कुछ नहीं है, ब्लड कैपिलरीज का ही एक गुच्छा है, ठीक। जब ब्लड इस ग्लोमेरुलस से पास होता है तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होता है इसका मतलब ये है कि ब्लड जो रेनल आर्टरी के जरिए आता है इसमें बहुत सी चीजें होती है, प्रोटीन होता है, ब्लड होता है, ग्लूकोज होता है, वाटर होता है, एमिनो एसिड होता है, साल्ट्स होता है, यूरिया या यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर बनावट ऐसा होता है कि फिल्ट्रेशन के बाद
ग्लोमेरुलस का ये साइड वाला पार्ट है ना, इसमें सिर्फ बच जाता है ब्लड और प्रोटीन। प्रोटीन और ब्लड इसलिए बच जाता है कि इसका साइज बड़ा बड़ा होता है और ग्लोमेरुलस में जो पोर्स होता है, छेद होता है, वो छोटा छोटा होता है। ठीक, अब जब छोटे छोटे छेद से ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन के बाद जो चीजें बचती है, जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, साल्ट्स और यूरिया और यूरिक एसिड, ये सब चीजें बोमन्स कैप्सूल में आकर के गिर जाता है, जिसको हम इनिशियल फिल्ट्रेट कहते हैं, और इसमें ये सब चीजें मौजूद होती हैं। ठीक, अब धीरे धीरे क्या होता है, ये सब मटेरियल इस ट्यूब्यूल के जरिए, जो कि नेफ्रॉन का एक पार्ट है, ट्यूब्यूल के जरिए पास होने लगता है। अब ब्लड कैपिलरी जो है, ग्लोमेरुलस से निकलने वाला ब्लड कैपिलरी, ये इस ट्यूब्यूल के चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है। अब लिपटा हुआ इसलिए रहता है कि इनिशियल फिल्ट्रेट में जो यूजफुल चीज इसमें चला गया था ट्यूब्यूल में, उसका रीअब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये जो ब्लड कैपिलरी है रीअब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब जरूरी चीजों को फिर से अब्जॉर्ब कर लेता है। किस किस जरूरी चीज को रीअब्जॉर्ब कर लेता है? ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, ठीक है, कुछ साल्ट्स को और वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, और अब्जॉर्ब करके ये कैपिलरीज वापस जाके कनेक्ट हो जाता है किससे? वेन से। वेन के भी कई ब्रांच होते हैं, तो एक नेफ्रॉन का यहां से आके कनेक्ट होगा, दूसरे नेफ्रॉन का यहां से, इस तरह से सब कनेक्ट होकर के और क्लीन ब्लड चला जाता है रेनल वेन में। अब रेनल वेन से फिर बॉडी के जिस जगह पे जरूरत है वहां चला जाता है ब्लड। और ये जो ट्यूब्यूल में जो मटेरियल बच जाता है, वो बच जाता है एक्सेस वाटर, यानी बॉडी में जितना पानी का जरूरत है उससे ज्यादा वाटर जो बच जाता है, वो यूरिया और यूरिक एसिड और कुछ अननेसेसरी चीजें इससे बच जाती है, जिसे हम यूरिन कहते हैं। अब ये यूरिन जो है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है ना, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। अगर हम इसे लिखना चाहें तो लिखेंगे यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। ये पतला वाला पाइप है, ठीक है, इस तरह का पाइप बहुत सारे यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के जरिए यूरेटर में चला आता है। अब यूरेटर कनेक्टेड होता है किससे? यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है, और यूनि ब्लैडर में आकर के यूरिन स्टोर होता है और यहां से फिर यूरेथ्रा के जरिए यूरिन बाहर चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और हमारे बॉडी में से जो मेन वेस्ट मटेरियल है, यूरिया या यूरिक एसिड या नाइट्रोजनस वेस्ट, वो बाहर निकलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। ये जो यूरिन बनता है ना, उसका अमाउंट पता है किस पे डिपेंड करता है? जैसे यहाँ पे जो यूरिन बन रहा होता है उसका अमाउंट ना मेनली दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है हमारे बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन बॉडी में कितना पानी अवेलेबल है, इस पे डिपेंड करता है। अगर आपके बॉडी में जरूरत से ज्यादा पानी है तो बहुत ज्यादा यूरिन बनेगा, और आपके बॉडी में पानी जरूरत से कम है तो यूरिन ना के बराबर बनेगा। ठीक है, दूसरा चीज ये डिपेंड करता है कि जो वेस्ट मटेरियल सेक्रेट करना है, बाहर निकाल एक्सक्रीट करना है, उसका अमाउंट कितना है ना। तो दूसरा ये डिपेंड करता है आपका, है ना, दूसरा डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल टू बी एक्सक्रीटेड। अगर वेस्ट मटेरियल ज्यादा है, बॉडी से ज्यादा वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना है तो यूरिन ज्यादा बनेगा, और अगर बॉडी में से वेस्ट मटेरियल कम बन रहा है, कम निकालना है, तो यूरिन आपका कम बनेगा। ठीक है, तो दो चीजों पे डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में वाटर कितना अवेलेबल है, और दूसरा कितना अमाउंट में वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करना है। ठीक, तो इस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है। ठीक, अब एक चीज है कि किडनी का अगर पूछा जाए या एक्सक्रेटरी यूनिट जैसे कि नेफ्रॉन का फंक्शंस पूछा जाए तो इसके फंक्शंस मेनली क्या है? वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट को हटाना है, ठीक है, और दूसरा ये है कि वाटर में बॉडी में वाटर का लेवल को मेंटेन करना है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे आयंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जिसकी अगर जरूरत है तो वो
तो वो अब्सॉर्ब भी कर लेता है, और अगर एक्स्ट्रा है हमारे बॉडी में तो वो उसे बाहर भी निकाल देता है। तो ये सब फंक्शंस हो गए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। स्टूडेंट्स चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन है, व्हाट इज डायलिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है, ठीक है। देखिए डायलिसिस होता क्या है, ठीक है। सोचिए क्या होगा कि अगर हमारे बॉडी में किडनी अपना वर्किंग बंद कर दे, है ना, इन्फेक्शन की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से या किसी इंजरी की वजह से। मान लीजिए आपका किडनी डैमेज हो जाता है, आपका किडनी खराब हो जाता है, तो क्या होगा, है ना। तो होगा ये कि आपके बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनेगा, जो यूरिया और यूरिक एसिड बनेगा, वो अब आपके बॉडी से नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि आपका किडनी डैमेज हो चुका है, और किडनी का काम होता है बॉडी में से वेस्ट मटेरियल यूरिया और यूरिक एसिड को बाहर निकाले। अब चूंकि हमारा किडनी डैमेज हो चुका है तो ये मटेरियल निकलेगा नहीं, ऐसे में ये जो यूरिया और यूरिक एसिड है ये हमारे बॉडी में स्टोर होने लगेगा, बढ़ने लगेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन। और चूंकि यूरिक एसिड एक टॉक्सिक मटेरियल है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल साबित होने लगता है, ये हमारे सेल्स को मारने लगता है। कौन? यूरिक एसिड। तो इसको निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जिस समय हमारा किडनी फेल कर जाता है, ठीक है, हमारा किडनी फेल्यूर कर जाता है, तब हम एक प्रोसेस अपनाते हैं बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए। उस प्रोसेस का नाम है डायलिसिस, ठीक है। इन्हें डायलिसिस प्रोसेस जो है उस बॉडी के अंदर होता है, उस ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है जिसका किडनी फेल हो चुका होता है, ठीक। और उस फेल किडनी की जगह पे हम एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज करके और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, ठीक। तो डायलिसिस क्या है? द प्रोसेस टू क्लीन blood by using artificial kidney is called dialysis। आर्टिफिशियल किडनी को कई बार डायलाइजिंग मशीन भी कहा जाता है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल किडनी को ही डायलाइजिंग मशीन भी कहा जाता है, डायलाइजिंग मशीन, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि डायलाइजिंग मशीन जो होता है ये कैसे काम करता है, ठीक। तो डायलाइजिंग मशीन में क्या होता है, देखिए इसमें एक सॉल्यूशन होता है, इसको हम कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है, डायलाइजिंग फ्लूइड या इसको डायलाइजिंग सॉल्यूशन भी कहते हैं ना, फ्लूइड भी कह सकते हैं और सॉल्यूशन भी। ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड या सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड्स, बिल्कुल वही चीजें जो हमारे ब्लड में होता है, और सेम कॉन्सेंट्रेशन में जितना कि हमारे ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। हमारे ब्लड में जितना वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है, जितना ग्लूकोज का होता है, जितना एमिनो एसिड्स का होता है, जितना साल्ट्स का होता है, ठीक है, उतना ही कंसंट्रेशन डायलाइजिंग सॉल्यूशन में भी होता है, ठीक। बट इसमें एक चीज जो नहीं होता है वो है आपका यूरिया, ठीक। इसमें यूरिया नहीं होता है, ठीक है, यूरिया नहीं होता है इसमें डायलाइजिंग फ्लूइड में। अब क्या किया जाता है कि ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसके अंदर ना एक कॉइल्ड ट्यूब रहता है। कॉइल्ड का मतलब इस तरीके से लिपटा हुआ या फिर एक पार्टिकुलर डेफिनेट शेप में जो है मुड़ा हुआ कॉइल होता है ना। और ये बना होता है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कह सकते हैं हम लोग सेल्यूलोज का, ठीक है, सेल्यूलोज का, ठीक। इस चीज का मेनली ये बना होता है, ठीक। अब क्या होता है कि हमारा जो पेशेंट होता है ना, जो पेशेंट होता है जिसका किडनी खराब हो चुका होता है,
उसके बॉडी के किसी भी पार्ट से, जनरली हाथ का जो आर्टरी होता है, ठीक है, आर्टरी, वहां से ब्लड लिया जाता है ना, पाइप के जरिए कनेक्ट कर दिया जाता है और ब्लड लिया जाता है और इसको कनेक्ट कर दिया जाता है कॉइल्ड ट्यूब से, जो ट्यूब डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर डूबा हुआ रहता है, ठीक है, वो चारों तरफ से डायलाइजिंग सॉल्यूशन से सराउंडेड होता है, ठीक। तो ब्लड जो है आर्टरी से, है ना, आर्टरी से ब्लड को लिया जाता है, पेशेंट का ब्लड लिया जाता है और ये सेल्यूलोज जैसे मटेरियल से बना हुआ ट्यूब से ये पास होता है, ठीक। जब ये इस ट्यूब में से पास हो रहा होता है तो क्या है कि इस ब्लड के अंदर, है ना, बहुत सारी चीजें मौजूद है। क्या क्या? ये सब चीजें तो होती हैं हमारे ब्लड में, वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट्स। इसके अलावा और हमारे ब्लड में जो होता है वो होता है, एक तो ब्लड होता है, दूसरा यूरिया या यूरिक एसिड भी होता है, ठीक। अब जब ये ब्लड इसमें से पास हो रहा होता है इस ट्यूब में से, तो चूंकि इस वाले सॉल्यूशन में यूरिक एसिड नहीं है और हमारे ब्लड में यूरिक एसिड होता है, और ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी ऐसा मेम्ब्रेन जो कुछ मटेरियल को बाहर जाने देता है और अंदर भी आने देता है, सेलेक्टिव चीजों को, ठीक है। इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक। तो ये क्या करता है कि यूरिया जो है ना, यूरिक एसिड, ये इस मेम्ब्रेन के जरिए डायलाइजिंग सॉल्यूशन में चला जाता है, ठीक, डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है। इसके साथ साथ और भी चीजें हैं ब्लड का जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन में चला जाता है, जैसे कि ग्लूकोज चला जाता है, एमिनो एसिड और साल्ट्स, तो वो चीजें वापस भी आ जाती हैं, ठीक है। कौन कौन? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट्स, वाटर। बट यूरिया वापस नहीं आ सकता, क्योंकि यूरिया इस वाले सॉल्यूशन में होता ही नहीं है, वो सिर्फ ब्लड में होता है। तो ब्लड में से यूरिया निकल के चला जाता है डायलाइजिंग सॉल्यूशन में, और इस तरीके से हमारा ब्लड क्लीन हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो ब्लड में से यूरिया निकल के डायलाइजिंग सॉल्यूशन में जाता है, ये प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, ठीक है। कौन से प्रोसेस से होता है ये? डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक। और क्लीन ब्लड जो है फिर पाइप के जरिए ला करके हमारे वेन में कनेक्ट कर दिया जाता है ना, हमारे बॉडी के वेन में कनेक्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से डायलाइजिंग मशीन का काम सिर्फ होता है ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड, मेनली यही चीज, यूरिया और यूरिक एसिड, इसको निकाल देता है, ठीक। डायलाइजिंग मशीन में क्या होता है? कॉइल ट्यूब होता है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का, जैसे कि सेल्यूलोज का बना हुआ, ठीक है। और क्या होता है इसमें? डायलाइजिंग फ्लूइड होता है मेनली। डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर क्या होता है? वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और साल्ट्स। ये उतना ही कंसंट्रेशन में होता है जितना कि हमारे ब्लड में होता है, ठीक। और इसलिए कंसंट्रेशन सेम रखा जाता है ताकि हमारे ब्लड का जो कंपोजिशन है उसमें चेंज ना आ जाए, है ना। ब्लड का कंपोजिशन जो बनावट है वो सेम रहे, ठीक। और सिर्फ इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में यूरिक एसिड नहीं होता है या यूरिया नहीं होता है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ब्लड का जो वेस्ट मटेरियल है यानी कि यूरिया है वो बाहर आ जाता है और क्लीन ब्लड वापस हमारे बॉडी में भेज दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है डायलिसिस, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो इस तरीके से जब हमारा किडनी फेल कर जाता है तो डायलाइजर मशीन का यूज करके या डायलिसिस मशीन का यूज करके अपने बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जा सकता है। स्टूडेंट्स, तो अब क्या है कि इसके बाद थोड़ा सा बचा हुआ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, और साथ ही एनसीईआरटी के बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जिनका एक्सप्लेनेशन जरूरी है, उन क्वेश्चंस को हम लेकर के अगली वीडियो में आएंगे। तो अगले वीडियो में हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देखेंगे और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। थैंक यू।